इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। बम्बई हाई कोर्ट ने आज के युवाओं पर बड़ा ही तीखा व्यंग किया है। व्यंग से ज़्यादा ये कहना होगा कि उन्हें आईना दिखाया है। बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे माता पिता को शांति से नहीं रहने दे सकते तो कम से कम उनके जीवन को नरक तो ना बनाएं। ये उन युवाओं के लिए है जो अपने माता पिता से संपत्ति तो हासिल कर लेते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में कहीं रहने के लिए छोड़ देते हैं। ये उन युवाओं के लिए है जो अपनी माता पिता को एटीएम कार्ड समझते हैं। और दुख तो तब होता है जब बम्बई हाई कोर्ट का ये फैसला, ये जो तीखी टिप्पणी है, एक महिला को चेतावनी देते हुए आती है। एक बेटी जो संवेदनाओं की गठरी होती है, एक बेटी जिसके जन्म लेने पर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है, वही बेटी जब अपनी बुजुर्ग माँ को तंग करती हो तो कहीं ना कहीं अदालत में बैठे जज भी दुखी होते हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने मंगलवार को सरिता सोमकुवर नामक महिला को कड़ी चेतावनी दी। इस महिला पर अपनी ही बुजुर्ग मां को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस महिला को चेताते हुए कहा कि अगर उसके खिलाफ एक और शिकायत आई तो उसे उस फ्लैट में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां इस समय वह अपने 19 वर्षीय बेटे और मां के साथ रह रही है। न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति एस.पी. तवाड़े की खंडपीठ ने 70 वर्षीय रजनी सोमकुमार की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चेतावनी दी। इस याचिका में बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी तलाकशुदा बेटी सरिता अपने 19 वर्षीय बेटे के साथ जबरन उसके फ्लैट में रहती है। वह उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करती है। रजनी ने कहा कि उस फ्लैट से उसकी बेटी को बेदखल किया जाए। इससे पहले याचिकाकर्ता मां ने 16 मार्च 2020 को सरिता को बेदखल करने के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के उप मंडल अधिकारी के समक्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत एक आवेदन दायर किया था। हालांकि लॉकडाउन के कारण ट्रिब्यूनल उसकी अर्जी पर विचार नहीं कर पाया था, जिसके चलते उसे वर्तमान रिट याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता के अनुसार जब सरिता एक किशोरी थी तब भी वह गलत कामों में लिप्त थी। उसके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दोस्त थे, यानी किशोरावस्था से ही वो अपराधियों के संग घूमती थी। उसके जो साथी थे, पुरुष साथी या जो भी, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। याचिकाकर्ता और उनके पति ने लगातार सरिता को समझाने की कोशिश की और अक्सर उसके आचरण के संबंध में उसे फटकार भी लगाया। हालांकि सरिता ने उनकी बात कभी नहीं मानी। वर्ष 1998 में सरिता अपने पुरुष मित्र रितेश देवकर के साथ फरार हो गई, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। उसने उससे शादी कर ली और वसई में रहने लगी। फरवरी 2000 के आसपास रितेश को एक घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, यानी पति पत्नी दोनों ही ऐसे थे। उसने गरीब लोगों को दुबई में नौकरी दिलाने का वादा करके उनसे पैसे ठग लिए थे। सरिता और रितेश के बीच लगातार झगड़ों के कारण रितेश वसई के अपने घर से भाग गया और वह घर उसने गिरवी रखा हुआ था, जिसके कारण सरिता और उसका बेटा अकेले रह गए। उसके बाद सरिता ने सहायता मांगने के लिए अपनी बहन कविता से संपर्क किया। वह सीधे तौर पर माता पिता से सहायता मांगने में घबरा रही थी, क्योंकि
उसको पता था कि माता पिता हमेशा उसकी गलत हरकतों के खिलाफ थे। कविता के कहने पर याचिकाकर्ता और उनके पति ने सरिता को कुछ दिनों के लिए उक्त फ्लैट में उनके साथ रहने की इजाजत दे दी। यह इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि जब तक उसको कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल जाती है तब तक वह उन लोगों के साथ रह सकती है। हालांकि HDFC बैंक में नौकरी मिलने के बाद भी सरिता ने उस फ्लैट को छोड़ने से इनकार कर दिया। अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। इसके बजाय उसने याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ यानी अपने माता पिता के खिलाफ अपनी बहन कविता को ही उकसाना शुरू कर दिया और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करती चली गई। याचिकाकर्ता के पति ने अपनी बेटी सरिता को उक्त फ्लैट छोड़ने के लिए कहा कि पानी सर से ऊपर जा रहा था, परंतु सरिता ने वह फ्लैट छोड़ने से मना कर दिया और पिता को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दूंगी कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। कितना घृणित एक बेटी अपने बाप को, जिस बाप ने उसको हमेशा समझाया और संकट में जब पति छोड़कर भाग गया रहने दिया, कहने लगी कि तुम पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराऊंगी। महिला कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है यह जो केस है उसमें परिलक्षित होता है। इसके बाद से सरिता की प्रताड़ना जारी रही और एक बार उसने जानबूझकर फर्श पर दूध गिरा दिया ताकि उसके पिता को चोट लग जाए। इस घटना में उसके पिता फिसलकर गिर गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। 26 जनवरी 2011 को उनका निधन हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी सरिता ने अपनी मां के प्रति अपने उत्पीड़न को कम नहीं किया बल्कि और तेज कर दिया। वह बार बार उससे पैसे की मांग करती और उसे प्रताड़ित करती। फरवरी 2020 में याचिकाकर्ता की बेटी वैशाली सिंगापुर से भारत आई और याचिकाकर्ता से मिलने के बाद उसकी हालत देखकर हैरान हो गई। याचिकाकर्ता ने अपनी दुर्दशा के बारे में वैशाली से बात करने की हिम्मत जुटाई। एक और बेटी थी वैशाली। जब वह अकेली थी तब उसने वैशाली को बताया सरिता उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। याचिकाकर्ता ने बताया कि कैसे सरिता उसे पीटती है, उसे बिना कपड़ों के रखती है और उसे दिन में केवल एक बार भोजन देती है। ये उसकी बेटी कर रही थी। कैसे खाना पूरा खत्म करने से पहले ही उसकी थाली उसके आगे से छीन ली जाती। बाद में वैशाली की मदद से याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी 2020 को मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में सरिता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में पीठ ने याचिकाकर्ता, उसकी सबसे छोटी बेटी वैशाली और सरिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। कोर्ट ने कहा, हम बिल्कुल भी इस दलील से सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता मां ने वैशाली के कहने पर एक्ट की धारा 4 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया था, क्योंकि आरोप लगाया था कि उसके मुवक्किल की बहन वैशाली जो उसके मां को उसके खिलाफ उकसा रही है, क्योंकि वैशाली चाहती है कि सरिता उक्त फ्लैट को छोड़ दे जहां वह पिछले 20 सालों से रह रही है। उस पर पीठ ने कहा कि यह माना नहीं जा सकता और याचिकाकर्ता मां से बात करने के बाद पीठ कह रही है, हमें महसूस हुआ है कि अगर सरिता को फ्लैट से नहीं निकाला गया तो उसके साथ रहने में याचिकाकर्ता को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का गंभीर खतरा है। इतना ही नहीं, उसे सरिता से अपनी जान को भी खतरा है। हालांकि महामारी और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली समस्याओं को देखते हुए हम अभी सरिता को वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। हालांकि सरिता और उसके बेटे को इस बात की कड़ी चेतावनी देते हैं कि यदि दोनों में से किसी ने भी याचिकाकर्ता का किसी भी तरह का उत्पीड़न किया और उसका अपने ही फ्लैट में रहना मुश्किल किया तो हम उसे उस फ्लैट में प्रवेश करने से रोक देंगे जिसमें वह इस समय याचिकाकर्ता के साथ रह रहे हैं।
भले ही पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उक्त फ्लैट में एक छोटा हिस्सा सरता का भी क्यों न बनता हो, तब भी हम उसे उसमें प्रवेश करने से रोक देंगे। कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें शांति से रहने की अनुमति दें, कम से कम उनके जीवन को एक जीवित नर्क तो ना बनाएं। ये आज इस भारत की कहानी है जहाँ परिवार सब कुछ होता था। आज एक बेटी अपनी माँ को न सिर्फ सता रही है बल्कि अपने पिता के निधन का भी कारण बनी है, और वो अपनी माँ को बार बार प्रताड़ित करती है। आज के कलयुग की इस बेटी पर मुंबई के हाई कोर्ट ने एक तरह से जो टिप्पणी की है वो आज इस समाज के सभी युवाओं पर की गई टिप्पणी है, खासकर उन युवाओं पर जो अपने माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम छोड़ते हैं और कहीं उनको अपना ATM मशीन समझकर सिर्फ उनका दोहन करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सब जैसा कि जानते हैं कि इंडिया स्पीक्स डेली का ये जो YouTube चैनल है वो एक सप्ताह के लिए बैन हुआ था, और इसीलिए दोपहर का जो लाइव है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे होता है। चूँकि वो YouTube का कंपटीटर प्लेटफॉर्म है इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन आप इंडिया स्पीक्स डेली को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सारी सूचनाएं आपको टू द पॉइंट ऑन द टाइम मिल रही है। आप में से जो भी सक्षम साथी हैं वो जो पट्टी नीचे चल रही है उस पर जाकर हर महीने का सब्सक्रिप्शन भी 100 रुपीज़ पर मंथ पे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।